हाँ जी, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने कोशिका पढ़ा था कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है और ये बना किस चीज़ से होता है, तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से। कार्बनिक में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और अकार्बनिक में जल, खनिज अम्ल होते हैं। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो और इंग्लिश नाम क्या होता है, सेल। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और इन्होंने किस चीज़ से देखा था? सरल सूक्ष्मदर्शी से। फिर उसके बाद वो मरे हुए कोशिका खोजे थे और एंटोनी, ये जिंदा कोशिका खोजे थे एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। आए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। ये रॉबर्ट ब्राउन है, देख रहे हो ब्राउन कलर का कपड़ा भी पहना है ना? हाँ, ये रॉबर्ट ब्राउन है। एंटोनी वान है ये, और रॉबर्ट ब्राउन थोड़ा सा स्टाइलिश है। हाँ, ये क्या खोजा था? केंद्रक ने खोजा था। ये जो दिख रहा है केंद्रक न्यूक्लियस, यहाँ से हम लोग को करना है। जी सर। आइए, अब यहाँ से शुरू होता है हम लोग का मेन पढ़ाई, तो ध्यानपूर्वक अब समझना है। हम लोगों ने जितना पढ़ा उसके बाद देखिए, यहाँ तक खोज हो जाने के बाद जब कोशिका में ये पता चल गया कि कोशिका के अंदर मोटे वाले पार्ट के जगह कहीं मोटा गाढ़ा पार्ट कुछ होता है, जिसको हम लोगों ने न्यूक्लियस या केंद्रक नाम दे दिया था। तो इतनी सारी खोजें हो गई, तो धीरे धीरे जो जानकार लोग थे, जो साइंटिस्ट लोग थे, उन लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी इसके पीछे। लोग जानना चाहें कि यार ये दुनिया कहीं कोशिका से तो नहीं बना, क्योंकि सब लोग को ये तो पता था कि परमाणु से पूरा दुनिया बना हुआ है। ठीक है, फिर कोशिका का अध्ययन हुआ तो पता चला कि कोशिका भी बहुत सारे परमाणुओं से बना हुआ है। अब ये जब चीज़ें कंफर्म हो गई कि मरी हुई कोशिका भी होती है और जिंदा कोशिका भी होता है, तो जिंदा तो मनुष्य भी है। इसका मतलब कुछ तो लोचा है। हमारा शरीर जो है, क्या पता कोशिका से ही बना हो, पर कोई नहीं जानता था इस बारे में। अभी तक कोई नहीं जानता था, परंतु दो साइंटिस्ट, दो दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम था स्लाइडेन, एक का था नाम स्वान। ये दोनों दोस्त से एक साथ पढ़ते थे। अब कुछ भी खाते पीते थे, दोस्त थे। इन्होंने 1838 में यह पता लगाया कि मनुष्य का जो शरीर होता है वो वास्तव में कोशिका से ही बना हुआ है। पहली बार बताने वाला कोई। तुम आज तक रोज भले 8वां में सुने हो, 7वां में सुने हो कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है, खूब सुनते आए हो, लेकिन पहली बार तुम नहीं सुने हो, बहरे हो तुम। चलो सुनो अब। तो मैं ये बोल रहा था कि कोशिकाओं से शरीर बना है, अगर सुने हो अगर, तो पहली बार पता लगाने वाला, कंफर्म करने वाला कि हाँ भाई हमारा शरीर भी किसी से बना है, कोशिका से, ये कौन थे? स्लाइडेन और स्वान। तो पता है ये कोशिका हमारे शरीर से बना होता है, इस चीज़ को सिद्धांत नाम दे दिया गया और इसका नाम रखा गया कोशिका सिद्धांत। अब आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए भाई कोशिका सिद्धांत क्या होता है, तो सीधे सीधे स्लाइडेन और स्वान ने बताया कि मनुष्य का शरीर भी कोशिकाओं से बना होता है, इसे ही हम कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हुआ बात? चलिए, ये तो बात हो गई। अभी देखो क्या हुआ कि ये जब पता चल गया कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है, तो कोशिका, अब सोचो कि हमारे शरीर में अंदर, अब यहाँ से कहानी बहुत बड़ी शुरू हो रही है। कहानी पता है, बहुत पुराने समय में लोगों को जब बीमारियां होती थी, तरह तरह की बीमारियां होती थी, तो उस समय डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, हकीम हुआ करते थे। और वो लोग जब इलाज करने जाते थे तो जड़ी बूटी के सहायता से इलाज करते थे। लेकिन जब खराब बीमारियां फैलने लगी, जैसे हैजा, जिसको हम लोग प्लेग बोलते हैं,
ये जब बीमारी फैला तो पता है गांव का गांव मर जाता था, गांव के गांव लोग एक बार में साफ हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे। मतलब ऐसा कंडीशन था ना कि लोग मर जा रहे हैं, तो एक आदमी मर रहा होता है उस बीमारी से तो उसका भी इंतज़ार किया जाता था कि वो भी मर जाए तो साथ में बॉडी सबका जलाएंगे। लकड़ी की कमी पड़ जाती थी, इतने लोग मरते थे और इलाज जो था नहीं था बीमारी का। तुम्हें कोई बीमारी हो जाए और तुम्हारे पास उसका दवा ना हो तो मरना तो तय है भाई। आज के डेट में कई ऐसी बीमारियां अभी भी मौजूद हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। कैंसर सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है। तो ये बीमारी अगर हो जाती है तो उम्मीद कम होता है बचने का, बहुत कम उम्मीद होता है, बहुत कम लोग बचते हैं इससे, नहीं तो आपको मरना ही है। तो भाई जब बीमारी हो रही है तो बीमारी तो शरीर में ही हुई, तो सारा राज तो अंदर ही छिपा हुआ है। तो लोगों को जब ये पता चला कि हमारा शरीर जब कोशिका से ही बना है तो हम शरीर के अंदर होने वाली बीमारियों का भी इलाज ढूंढ सकते हैं, इसी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी परिश्रम करना होगा, शरीर को अच्छी तरह से समझना होगा, पूरा बढ़िया से जानना होगा कि हमारे शरीर में ऐसा क्या क्या चीज़ होता है और ये काम कैसे करता है, हम जिंदा कैसे रहते हैं, हमारा जन्म होता है तो मरण इतने दिनों के बाद ही क्यों होता है। ये सारी चीज़ें जो मन में सवाल आ रही थी, इसको खोजने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले एक बहुत बेहतर खोज हुई 1839 में, एक साल तुरंत बाद। पुरकिंजे नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, द्रव पाया जाता है। अब कोशिका के अंदर ये पाया गया कि भाई कोशिका के अंदर द्रव पाया जाता है। कोशिका जो है उसके अंदर द्रव है। अब उस द्रव को कहा गया कि उसमें जो द्रव पाया गया उसका कोई नाम रखना चाहिए, तो उसका नाम रखा गया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया। प्लाज्म का मतलब लिक्विड टाइप का द्रव बोल सकते हो, है ना। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, जीव द्रव्य। नाम है जीव द्रव्य लेकिन होता है द्रव, लिक्विड होता है। तो उसके अंदर खाली लिक्विड ही नहीं होता है, और भी चीज़ें होती हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कोशिका के अंदर लिक्विड पाया जाता है। ये बात समझ में आया। अब ये कितना चीज़ कैसे पाया जाता है, इस चीज़ को समझने के लिए आप एक कोशिका हमारे सामने यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे, इसको समझो। ये एक कोशिका है। अब इस कोशिका के अंदर देखिए क्या क्या है। सबसे पहली बात कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो खोजा था वो आपके सेंटर में है। ये क्या है, केंद्रक, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें भी द्रव पाया जाता है। दूसरी बात कि ये जो देख रहे हो पार्ट, इसमें भी लिक्विड पाया जाता है। तो भाई ये जो द्रव पाया गया इसका नाम दिया गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका, साइटो माने कोशिका, अब प्लाज्म मतलब द्रव, तो नाम हो गया कोशिका द्रव्य। इसके अंदर जो पाया जाता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, और केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको केंद्रिका द्रव्य बोलते हैं। तो केंद्रिका द्रव्य बोलो या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलो, एक ही बात हुई। और ये द्रव और ये वाला द्रव, ये दोनों द्रव जो होते हैं एक पूरे कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, तो इनका पूरा नाम मिला करके कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। आपसे कहा जाए कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, तो आप कहिए कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को ही क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म में कितने टाइप के लिक्विड हुए, दो टाइप के, और एक है आपका साइटोप्लाज्म, एक है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हिंदी में कोशिका द्रव्य, एक को केंद्रक द्रव्य कहेंगे। दोनों को मिला के पूरा द्रव का नाम क्या होगा, जीव द्रव्य। इसमें क्लियर है जी? अच्छा, अब आप एक बहुत अच्छा चीज़ सीखने जा रहे हो, ध्यान से सुनना। हमारा जो प्रोटोप्लाज्म होता है एक कोशिका, हमारे शरीर में तो मतलब बहुत सारा कोशिका है। आपको मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, कोशिका का संख्या पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। आपको याद रखना है कि मनुष्य के शरीर का 1 किलो मांस जो होता है, मांस समझ रहे हो ना, 1 किलो जो द्रव्यमान होता है हमारे शरीर में, उस 1 किलो में 10 के पावर 15 लगभग कोशिकाएं पाए जाते हैं। 10 के पावर 15 खरबों में ऊपर चला गया। तो अब बताओ, तुम अगर 60 किलो के हो, 50 किलो के हो, तो कितना कोशिका पाया जाएगा, तब 50 में गुना कर देंगे 10 के पावर 15 से। समझ में आया? तो आपको याद रखना है एक कोशिका में 1 किलो में कितना, 10 के पावर 15। तो अब किलो के हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि कितना कोशिका होगा। उसमें से एक कोशिका का हम लोग बात करेंगे, उसमें से हम एक कोशिका का जो हम बात कर रहे थे
इस कोशिका में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको जानने को मिलेगा कि हर कोशिका में जो लिक्विड पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म में लगभग 80% तक क्या होता है, पानी होता है। यानी कि ये जो एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया, इस सब में लगभग 80% क्या है, पानी है। 20% और भी चीज़ें होती हैं जिनको बारे में हम आगे बताएंगे। अब इंटरेस्टिंग बात, आपको प्यास लगने के पीछे कारण क्या है? जब इस पानी में से थोड़ा सा भी कमी हो जाए, मतलब मान के चलो 1% या 2% आपके शरीर में कोशिका के अंदर ये पानी की क्या हो गई, कमी हो गई, तो आपको क्या लगने लगेगा, प्यास। समझ में आया? तो प्यास लगना शुरू हो जाता है, तब हम पानी पीते हैं तो फिर से उस कोशिका में पानी भरने लगता है। क्लियर हुआ बात? अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा। 1855 में एक साइंटिस्ट थे विर्चो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिका समय के साथ बड़ा होता जाता है। मतलब कि जैसे जैसे आप बड़े होइएगा तो ऐसा नहीं है कि आपका कोशिका का साइज जैसे बड़ा होगा, आपका कोशिका का साइज जैसे ही बड़ा होगा ना, थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक वो 2 भाग में बट जाएगा। जैसे बटने का तरीका क्या होगा, पहले मान के चलो ये तुम्हारा कोशिका था, पहले छोटा सा था ये, अब थोड़ा क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब ये बड़ा होगा ना तो धीरे धीरे लचीला और बीच में पतलापन होने लगेगा। जैसे देखो बीच में पतला हो गया है, ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगा। जैसे आटा के एगो लोइया को तुरोगे तो बीच में पतला नहीं हो जाता है, वैसे ही बीच में पतला होगा और एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर। तो केवल कोशिका ही 2 भागों में नहीं, केंद्रक भी 2 भागों में बट जाता है। समझ में आया? अब केंद्रक 2 भागों में बट गया तो 2 गो केंद्रक हो गया, 2 गो आपका मतलब कि कोशिका हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि कोशिका का जन्म जो होता है वो खुद कोशिका ही अपने में से तोड़ के कर देता है। बात बुझाया? मतलब नई कोशिका का निर्माण एक पुरानी कोशिका से ही होता है। बोलो, क्लियर हुआ बात कि कोशिका का जनन कैसे होता है? अच्छा, इसमें हमने आपको बताया है कि विर्चो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिका के साथ समय के साथ बड़ा होता जाता है और 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाता है और केंद्रक का भी क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है एवं इस प्रकार नई कोशिका का निर्माण होता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो। अब आगे समझते हैं। सन 1884 में एक स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट था, वो बहुत बेहतरीन चीज़ खोजा। जैसे आप सोचिएगा, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि इसने क्या खोजा था। इसने खोजा कि जैसे आपके पिता और आपके पिता के जो पिता थे, उसमें अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, मान के चलो कि आपके पिता के जो पिता हैं, कोई लड़का है जिसके पिता के पिता को कोई एक बीमारी है। अब वो बीमारी जो है, मान के चलिए कि उसको कोई चीज़ नहीं दिखता है, जैसे कोई कलर ही नहीं दिखता है, कलर ब्लाइंडनेस का बीमारी है। समझ में आया? जैसे मान के चलो कि लाल रंग उसको काला दिखाई देता है, कोई ऐसा इंसान है, तो ऐसी बीमारी को कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ठीक है? एक इंसान जिसको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है, उसका बेटा जो है उसको भी वो लाल रंग नहीं दिखता है और उसके बेटा का जो बेटा है उसको भी लाल रंग नहीं दिखता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पूरा खानदानी नियम है कि भाई उसको नहीं दिखता है तो इसको भी नहीं दिखता है, इसको भी नहीं दिखता, आने वाला जनरेशन को भी नहीं दिखेगा। वो ऐसे ही कोई है जो तिरछे देखता है, जौना के हमने के भोजपुरी भाषा में डेबा कहते हैं, है ना। तो मान के चलो उसके खानदान में बीमारी है, दूसरे को भी वही, बेटे को भी वही है, उसके बेटे को भी वही है, तो ये बीमारी ढोते चली आ रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बीमारी क्यों ऐसा हो रहा है कि इसको भी हो रहा है, उसके बेटे को भी हो रहा है, ऐसा क्या है भाई? तो इसका कारण देखो क्या है। कारण है कि जो कोशिका उसके शरीर का है, उसके शरीर के कोशिका में जो केंद्रक है, उस केंद्रक का बनावट, उसी में कोई ऐसा खराबी आ गया जिसके वजह से वो गुण उसके आँख में या पूरे उसके शरीर में है, और उससे जो कोशिका बन रही है वही कोशिका उसके बेटे में भी है, फिर उसके बेटे में भी है ना। अब ये पता लगाया गया कि ये गुण कहाँ पे मौजूद होता है।
तो कोशिका के कहाँ पर मौजूद होता है? केंद्रक में। और ये जो ढोते चला आ रहा है इसी को हम अनुवांशिक बोलते हैं या पैतृक बोलते हैं। पैतृक या अनुवांशिक बोलने का मतलब पूर्वजों का गुण आप में। अब एक बात को समझो, एक लड़का जो है पढ़ने में बहुत तेज है और उसके पिता का भी दिमाग बहुत तेज है पढ़ने में। इसके पहले उनके दादाजी थे, वो भी पढ़ने में बहुत तेज थे। तो इसका मतलब कि उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो नियम बनते आ रहा है कि उनका पीढ़ी दर पीढ़ी सब कोई तेज होते जा रहा है। तो कुछ तो ऐसे उनके पास उनके शरीर में या उनके कोशिकाओं में गुण होगा। तो वो गुण कहाँ पर पाया गया? केंद्रक में। और इसका पता किसने लगाया? स्ट्रासबर्गर ने। उन्होंने बताया कि भाई अनुवांशिक जो गुण होता है ना या पैतृक गुण, वो कहाँ छिपा हुआ रहता है? केंद्रक में छिपा हुआ रहता है। क्लियर हो गया? और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। नेक्स्ट, सन 1931 में एक एमनॉल और ई रस्का नामक वैज्ञानिक, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने तो गजब का खोज किया था, मतलब मानना पड़ेगा। इन्होंने एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी बनाया, एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया कि तुम ना मतलब किसी भी छोटे से छोटे चीज़ को भी जूम करके एकदम अच्छा से हाई क्वालिटी में एकदम देख सकते हो। जैसे आप किसी मोबाइल से फ़ोटो खींचे तो फ़ोटो खींचने के बाद किसी मोबाइल का खासियत है कि खींचिएगा तब पहले ऊपर से देखने में खूब बढ़िया लगेगा, और जब तनी गालवा तर तनी जूम कर दीजिएगा तब मारे खाली पानी खराब जो गंदा बैठा हुआ है जैसे कि खटैया के, अगर एक फोटो खींच के जूम कर दिया तो कितना महिला एक में बैठल हुई, नहायला एक 2 महीना से ऊपर हो गया होगा, तो वो चीज़ हो जाता है। जूम करने के बाद सब पता चल जाता है। तो वैसे ही एक मतलब खोज किए जिसका नाम क्या रखा गया था? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, हाँ। और ये चीज़ जो है छोटी से छोटी चीज़ को भी विस्तृत करके बड़ा करके दिखा सकता था। अब सारा टेंशन खत्म। इसके पीछे जितना खोज हुआ था वो एक झटका में खोजा जा सकता था। एक कोशिका लिए बस जूम करके देख लिए अंदर क्या क्या है, सब कुछ पता चल गया भाई। तो यहाँ से इसका सहायता लेकर तरह तरह के चीज़ों को और भी ज़्यादा खोजा गया कि भाई कोशिका के अंदर केंद्रक तो होता ही है, केंद्रक के अंदर पैतृक गुण होता है, इहो पता लगाया गया। पानी होता है, इहो पता लगाया। पानियों में का होता है, मछलियों होता है का, है ना, सब चीज़ का पता लगाया गया इसके सहायता से। क्या इतना ही बताए थे आप लोग को? इतना ही था? ये इतना लिखवाए थे, इसके आगे नहीं था? अच्छा, चलो तो इतना बात समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया? ठीक है, तो समय भी हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, तब आगे का टॉपिक अगले दिन होगा। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? ये बात समझ में आ गया ना?